चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा बच्चे लोग सारे? आई होप सो सब बढ़िया होंगे। सो फाइनली हमने आज से अपनी रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर दी है। जी हाँ, आरबीएसई बिजनेस स्टडीज क्लास 12 की रिवीजन सीरीज, जिसका आपको बेसब्री से बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे। सो फाइनली डेट भी अनाउंस हो चुकी है। 22 ऑफ जून 2020 को हमारा बिजनेस स्टडीज़ का एग्जामिनेशन है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 22 जून को हमारा एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, प्रॉपर तरीके से जाइएगा, घबराने वाली बात नहीं है। और 2-3 चीज़ें जो अच्छी होने वाली है इस एग्जामिनेशन को लेके, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। चलिए, हमारे 10 से 15 दिन जो हमारे रिमेनिंग है उसमें हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, क्या प्लान रहने वाला है, सब कुछ बैक टू बैक रोज आपको अब वीडियो मिलने वाले हैं। तो आई होप सो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करेंगे, क्योंकि भैया बिजनेस स्टडीज़ की तैयारी कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है यार आप बच्चों के पास। पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी कोई आपको बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 नहीं पढ़ाएगा मेरे अलावा। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, राइट। चलिए देखिए, अपने 15 चैप्टर हैं। कोशिश करूँगा मैं 2 दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कराऊँ। एक एक टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करने वाले हैं, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम वो डिस्कस करने वाले हैं। मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 80 आउट ऑफ 80 आरबीएसई बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में दिला पाऊँ। पिछले साल बहुत सारे बच्चों के आए थे मेरे। आई होप सो इस बार भी जितने बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं सबके 80 आउट ऑफ 80 आए, राइट। चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, अपने नोट्स में से ही मैं पढ़ाने वाला हूँ आप बच्चों को। और आपको भी अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए भी बहुत जल्द इनको अवेलेबल कराऊंगा। चैप्टर वाइज होंगे, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक के आपको नोट्स मिल जाएंगे, राइट। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। दिख रहा है सबको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? सुंदर सी राइटिंग है मेरी, अगर अच्छी नहीं भी लग रही है तो समझ में तो आ रही है, राइट। चलिए समझेंगे एक एक चीज अपन। देखिए, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। मीनिंग और डेफिनेशन में 2 डिफरेंस होते हैं। मीनिंग में जो भी आपको मैनेजमेंट के बारे में पता है कुछ भी लिख के आ सकते हैं। डेफिनेशन में अपन को ऑथर की डेफिनेशन कोट करनी पड़ेगी। देखिए, मैनेजमेंट की मीनिंग से डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, नेचर एंड फंक्शन। घुमा फिरा के सेम वही चीज़ है कि मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह महसूस होती है, चाहे से ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो छोटा हो। सारे फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोई सा भी फंक्शन हो, हर फंक्शन को परफॉर्म करने में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो सिंपल सा कुछ भी लिख के आ जाइएगा। मीनिंग से मतलब है शुरू की 2-3 लाइनें ठीक होनी चाहिए, अंदर कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसमें भी वही चीज़ें लिखी हुई है कि परवेसिव फंक्शन है, बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह होती है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इजी है, आप हो सकते हो ये याद कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके बुक्स वगैरह नोट्स वगैरह में होगी आप वो याद कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में आ सकती है, राइट। दूसरी जो चीज़ है, देखिए, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ये बहुत बार बच्चों ने भी मुझसे पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, 2 डिफरेंस है, बहुत ही सरल भाषा में क्लियर कर देता हूं। देखिए, इफेक्टिवनेस क्या होगा? इट रेफर टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम। इसका फोकस क्या है? जो भी काम है वो टाइम पे कंप्लीट हो। एफिशिएंसी का फोकस क्या है? इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट से मतलब है। इफेक्टिवनेस क्या मतलब है? टाइम पे काम हो जाए। एफिशिएंसी मतलब है कि भाई टाइम पे तो हो ही जाए प्लस कॉस्ट कम लगे, राइट। सेकेंड डिफरेंस, प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन टाइम। जो भी हमारा टारगेट मिला है, जितनी चीज़ अभी प्रोड्यूस करनी है वो टाइम पे प्रोड्यूस हो जाए। और एफिशिएंसी का जो मेन मकसद है वो है प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोडक्शन ऑन मिनिमम कॉस्ट। मतलब एफिशिएंसी कॉस्ट से रिलेटेड है, इफेक्टिवनेस टाइम से रिलेटेड है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? ये 2 डिफरेंस, या फिर सिंपल सा डिफरेंस पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन रेस्पेक्ट टू मैनेजमेंट। तो आपको कोई सा भी ये दोनों में से एक डिफरेंस लिख के आना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चे लोगों? आ रहे हैं? ठीक हो रहा है? समझ में आ रहा है? सब कुछ क्लियर हो रहा है? प्लीज कमेंट करके बताइएगा कोई इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो, राइट। चलिए देखिए, डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन में आपको 3-4 डेफिनेशंस बताने वाला हूँ, राइट। 3-4 डेफिनेशंस में मैरी पाकेट फॉलेट हो गया हमारा, लॉरेंस एप्ली हो गए, हारून कुंज हो गया, एफ.डब्ल्यू. टेलर हो गया और हेनरी फेल हो गए। ये हमारे गिने चुने ऑथर्स हैं। बहुत सारी और भी डेफिनेशंस हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर डेफिनेशंस है जो आपको अच्छे से करनी है। मैरी पाकेट फॉलेट, लॉरेंस एप्ली, हारून कुंज, एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेल, इनमें से
दो ऑथर्स, इसमें से भी अगर 5 ज़्यादा लग रही है तो मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ, लॉरेंस एप्ली के अच्छे से कर लीजिएगा। डेफिनेशन अगेन मैं बता रहा हूँ बच्चे लोगों, राइट मेरे पूरे सीरीज के मेरे वीडियो पहले से ही अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एक एक चीज़ मैंने समझाई हुई है। अभी जल्दी से रिवीजन हो रहा है तो आपको इंपॉर्टेंट बताना ज़रूरी है। लॉरेंस एप्ली की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर इस बार, और दूसरी डेफिनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे इस बार आने के चांसेस जिसके हैं वो हेनरी फ्योल की भी आ सकती है। तो लॉरेंस एप्ली और हेनरी फ्योल की डेफिनेशन छोड़ना मत, अभी दोनों डिस्कस कर लें। चलिए, लॉरेंस एप्ली की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग। दैट सिंपली मीन्स कि जो फोकस है मैनेजमेंट का वो होना चाहिए लोगों को डेवलप करने में, ना कि चीज़ों को मैनेज करने में। तो मेन फोकस क्या होना चाहिए मैनेजर का, कि लोगों को वो डेवलप करे, लोगों को मैनेज करे, मोटिवेट करे, ताकि वो लोग ही काम करके देंगे आपको। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या बोलते हैं, सॉरी हेनरी फ्योल देख लेते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताई आपको, एक तो बताई लॉरेंस एप्ली और दूसरी बताई हेनरी फ्योल की। मैनेजमेंट इज टू फॉरकास्ट, मैनेजमेंट का मेन टास्क क्या है? फॉरकास्ट करना, मतलब फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना, क्या होगा क्या नहीं होगा, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना मतलब ऑर्डर देना, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करना मतलब सिंपल सा है, हर चीज़ें प्लान करना, मैनेज करना अच्छे से, और ये देखना कि हर चीज़ें टाइम पे सही तरीके से हो जाए। हो रहा है बच्चों क्लियर? एक तो मीनिंग अच्छे से देख लेनी है, कोई सी भी मीनिंग लिख सकते हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना। और डेफिनेशन की जब बात आएगी तो लॉरेंस एप्ली और हेनरी फ्योल की डेफिनेशन अच्छे से देख लेना। डेफिनेशन अगर दोनों अच्छे से हो जाएं तो और भी डेफिनेशन देख सकते हैं, इन पांचों के अलावा डेफिनेशन देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? हाँ या ना कमेंट करके बताइए। राइट, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फीचर्स में आते हैं हम, सीधा सीधा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही चीज़ होती है, यस और नो। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही चीज़ होती है। पहला फीचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि सर कितने फीचर्स याद करें? देखिए नंबरिंग कितने हिसाब से होती है आपकी? 1, 2, 4 और 6। 1 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको फीचर्स भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है। 1 और 2 मार्क्स में फीचर नहीं पूछे जाएंगे 4 या 6 मार्क्स में। तो मिनिमम फीचर 4 लर्न करने हैं, मैक्सिमम फीचर 6 लर्न करने हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस और नो? तो फीचर्स कितने मैक्सिमम? 6 मैक्सिमम, मिनिमम 4 लर्न करने हैं। पहला फीचर मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नाम से पता लग रहा है मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मतलब मैनेजमेंट क्यों करा जाता है, या कुछ भी चीज़ मैनेज करने से पहले सबसे पहले गोल होना चाहिए, भैया मैनेज क्या करना है। जब हमें यही नहीं पता होगा कि भैया मैनेज क्या करना है तो उतनी ही ज़्यादा हमें कन्फ्यूज़न होगी, उतना ही ज़्यादा हमें क्या होगा, डायरेक्शन लेस हो जाएंगे हम कि भाई क्या मैनेज करें क्या नहीं करें। तो सबसे पहले मैनेजमेंट करने से पहले हमें गोल प्री डिटरमाइंड होना चाहिए कि क्या मैनेज करना है क्या मैनेज नहीं करना। तो इससे क्या मतलब है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फर्स्ट वी हैव टू सेट अ गोल, देन वी हैव टू प्लान on how to achieve that particular goal. yes or no? चलिए सर इसके अंदर कितनी लाइनें लिखनी हैं? क्या हमें सीधी लाइन में हमें फीचर्स लिखने हैं या डैश करके लिखने हैं? जहां पर भी हो सके डैश करके लिखिए, ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। जैसे मैंने डैश करके नोट्स बना रखे हैं, आप भी वैसे ही लिख के आना है। और डैश करने के बाद उसके अंदर 3 लाइनें तो लिखनी ही लिखनी है, 3 से ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है? चलिए सेकेंड फीचर, मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी है। क्या मैनेजमेंट कोई जानवर करता है, कोई और चीज़ करती है? नहीं, मैनेजमेंट कौन करता है? एक पर्सन करता है, एक इंडिविजुअल करता है, एक मैनेजर करता है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग है। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? थर्ड, मैनेजमेंट इज अ एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। क्या मैनेजमेंट करते वक्त एनवायरमेंट से जो प्रॉब्लम्स आती है या मैनेजमेंट एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है? बिल्कुल चेंज होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है। इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के कौन लोग हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कौन कौन से लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट हो गई, पॉलिटिकल कंडीशन हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। ये सारे क्या हैं? बाहर के एक्सटर्नल पार्टीज हैं जो कि डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक एक एक्टिविटी है, प्रोसेस है जो कि एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है। इसलिए मैनेजर्स को अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई और चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ इंटीग्रेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग फोर्स। मतलब मैनेजमेंट क्या? इंटीग्रेटिंग कोऑर्डिनेटिंग मतलब एकजुट करने वाला। अनलेस एंड अनटिल एक मैनेजर को लोगों को कोऑर्डिनेट करना, एकजुट करके काम करवाना नहीं आएगा, जब तक वो इफेक्टिव नहीं बन सकता। एग्री हैं सब? राइट?
आगे देखते हैं, मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्टिविटी, मतलब मैनेज करने का मेन मोटो क्या है आपका, काम हो जाना। प्रोडक्टिविटी मतलब जितना हमने सोचा है उतनी चीजें जब हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है या नहीं, यस और नो, प्रोडक्टिविटी, राइट। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी मतलब वो भैया राजस्थान हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, एमपी हो, हर जगह हर चीज़ को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया हो या एब्रॉड हो, एक पेट्रोल पंप हो या एक एमएनसीज हो, एक स्कूल हो, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, कुछ भी हो, हर जगह मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये है 6 फीचर्स। 7 देख लेते हैं। 7 कौन सा फीचर है हमारा? 7 फीचर है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब कि विच कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। इंटेंजिबल मतलब कि भैया मैनेज हुआ वो दिखता नहीं, राइट। आप मान के चलिए आप अपने स्कूल में कॉरिडोर से गुजर रहे हैं और आपको लगा कि यार ये क्लास बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है। कैसे पता लगेगा? उसकी शांति से। जब आप पास से गुजरे तो बिल्कुल क्लास में शांति थी, टीचर पढ़ा रहा था, तो आप क्या बोलेंगे? वो अच्छे से क्लास मैनेज कर रहा है जो भी टीचर पढ़ा रहा है। तो आपने देखा नहीं ना कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन आपको रिजल्ट से पता लग गया। तो मैनेजमेंट क्या है? एक इंटेंजिबल फोर्स है जो कि रिजल्ट से पता लग जाता है। अगर आप किसी भी रूम में एंटर करा और उस रूम में सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक ठाक रखी हुई थी तो आप क्या बोलेंगे? ये एक वेल मैनेज्ड रूम है। इस चीज़ को आपने वेल मैनेज कर लिया। कोई बच्चा टॉप कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको? एक वेल मैनेज स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी करके टॉप कर सकता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चा लोगों? आ रहे मजे पढ़ाई में? देखिए मुझे पता है इन जो भी टाइम बीता है लॉकडाउन का, बिल्कुल भी आपने बुक हाथ में नहीं लगाई है या लगाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन अब सीट की पेटी बांध कर कुछ भी करके 5 से 6 घंटे आपको देने ही देने हैं बीएसटी के। तब तो आप सपने देखिए 80 आउट ऑफ 80, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मैं आ जाऊं या कोई भी आ जाए या आपको पेपर पता लग जाए तब भी आप नहीं ला पाएंगे 80 आउट ऑफ 80, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करेंगे अपन, राइट। चलिए फीचर्स हो गए। मैंने एक एडेड लिखा है। हमेशा मेरा यही मोटो रहता है कि जितने फीचर्स आपको लर्न करने हैं उससे एक एक्स्ट्रा करिए, ताकि एक भूल भी जाओ, अगर आप भूल भी जाओ तो आप क्या कर सको? अगर आप भूल भी जाओ तो उसको, मतलब कुछ गलत भी हो जाए यार, एक भूल भी जाओ तो एक एक्स्ट्रा जब लर्न करोगे तो आपको उसका एडेड एडवांटेज मिलने वाला है। पूरा बच्चों क्लियर? ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ें। चलिए ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 4 ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव, राइट। अच्छा बच्चे, या फंक्शन और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं अच्छे से। ऑब्जेक्टिव 4 हैं, फंक्शंस अलग चीज़ हैं, प्राइमरी सेकेंडरी वो अलग चीज़ हैं। ऑब्जेक्टिव हमारे 4 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, पर्सनल, सोशल। कितने हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, पर्सनल, सोशल। प्राइमरी किससे रिलेटेड होता है बच्चे लोगों? प्राइमरी होता है, देखिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। सर ये स्टेक होल्डर क्या होते हैं? स्टेक होल्डर वो होते हैं, शेयर होल्डर मान के चलिए, वो लोग जिनका कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। आई रिपीट, स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पार्ट होता है या कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मेन मकसद है अपने स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर को खुश रखना। खुश कैसे रख सकते हो? टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एट मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट पे गुड्स प्रोड्यूस करना और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम से कम करना। सेकंड क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, कम प्राइसेस पे कस्टमर को चीज़ें देना। फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज से आप काम करवा रहे हो उनको सही सैलरी सही टाइम पे देना। टू अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉफिट कमाओगे तभी तो ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज ला पाओगे और अपने एम्प्लॉयज को पे कर पाओगे। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो कि मेन फोकस किसमें है? स्टेक होल्डर को खुश करने में। स्टेक होल्डर हमारे कोई भी हो सकते हैं जो कि कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। वो एक कस्टमर भी हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं। आगे बढ़ें। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो आप? अरे भैया फास्ट पढ़ेंगे जब ही तो फास्ट लर्न कर पाएंगे चीज़ों को। बोरिंग वीडियो नहीं बनाना, मुझे नींद नहीं, थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन नींद नहीं आएगी। इंटरेस्टिंग वे में कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, राइट। टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पर, राइट। सो बी अलर्ट, राइट। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, देखिए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आर हेल्पफुल इन अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हेल्पफुल होते हैं।
किससे रिलेटेड होते हैं? इंटरनल सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं, जैसे कि टू एनहेंस क्वालिटी इन वेरियस रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, चाहे वो रिसोर्सेज मैन हो, मटेरियल हो, लेबर हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, कुछ भी हो, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। टू यूज देम एट राइट टाइम एट राइट प्लेस, जो भी रिसोर्सेज है उनको राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे यूज करना। ऐसा नहीं हो कि भाई 1000 यूनिट्स पहले से ही भरी पड़ी है, वो सेल हो नहीं रही, उससे पहले हमने और यूनिट्स बनाने लग गए, ये नहीं होना चाहिए। effective utilization of resources is the primary objective of secondary objective। secondary objective का मेन फोकस क्या है? रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करना। थर्ड देखिए सी, टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन इन देयर यूज। कोऑर्डिनेशन मतलब कब किस चीज की जरूरत है उसमें तालमेल प्रॉपर रखना। हो रहा है बच्चों क्लियर? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था स्टेक होल्डर पे फोकस था, स्टेक होल्डर को खुश रखना। स्टेक होल्डर वो लोग हैं जो कंपनी के साथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का मेन फोकस क्या था? सेकेंड वाला, रिसोर्सेज का बेटर पॉसिबल तरीके से यूज करना। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड है? अपने एम्प्लॉय से रिलेटेड। अनलेस एंड अनटिल आप एम्प्लॉयज को खुश नहीं रखेंगे वो आपके लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं या फिर अपना 100% नहीं देंगे। एम आई मेकिंग सेंस हो रहा है? क्लियर। चलिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पहला क्या है? अच्छी सैलरी देना, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में फोकस करना, सोशल रिकॉग्निशन, उनकी तारीफ, उनका एप्रिसिएशन, उनका रिकॉग्निशन करना सबके सामने। नेक्स्ट है डी है गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन। अच्छी हेल्दी वर्किंग कंडीशन उनको देना, उनका पानी वगैरह का, स्नैक्स वगैरह का, एयर वेंटिलेशन वगैरह का, चाय कॉफ़ी वगैरह का ध्यान रखना। जहाँ पर वो काम कर रहे हैं लाइटिंग प्रॉपर हो, उनको कोई रिस्क नहीं हो, उनको कोई किसी मशीनरी से रिस्क नहीं हो, मशीनरी का प्रॉपर रिपेयरिंग होनी चाहिए, वो सब चीज़ों का ध्यान रखना आता है हमारा किसमें? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। चलिए सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें। सोशल ऑब्जेक्टिव नाम से पता लग रहा है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हम सोशल ऑब्जेक्टिव कहते हैं। पहला क्या है? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस। सप्लाई करना क्वालिटी प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइसेस में, किसको? कस्टमर्स को, या कस्टमर भी तो सोसाइटी के ही मेंबर है, राइट। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करना। सी है एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड यूज में लेना कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। और डी है ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम बिल्ड करना जिससे सोसाइटी डेवलप्ड हो। चैरिटी करना, डोनेशन करना, गवर्नमेंट स्कूल में बेंचेस लगा देना, पार्क्स में बेंचेस लगा देना, CSR एक्टिविटीज़ करना, ये सारे क्या हैं बच्चा लोगों? सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, राइट। अब देख लेते हैं, देख लिया हमने क्या क्या पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत रिवाइज करा दें। मीनिंग पढ़ ली है, मीनिंग पढ़ ली है, मीनिंग पढ़ ली है, पूरा बच्चों क्लियर। मीनिंग के बाद हमने देखा था इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में डिफरेंस। उसके बाद हमने फीचर्स देखे थे, फीचर्स पूरे 7 फीचर्स देखे हमने। ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए हैं। अब आ रहे हैं हम आज का लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस तक आज पढ़ेंगे। कल पूरा चैप्टर हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पहला पॉइंट है। इसमें भी सर कितनी इंपॉर्टेंस लर्न करें बच्चा लोगों? 6, लेकिन सर हमें तो 80 आउट ऑफ 80 चाहिए। भाई एक ज़्यादा कर लो, 7 लिख के 6 ही आनी है। 7 इसलिए कि अगर इनके सही भूल जाओ तो आप लिख सको। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए, पहली है ओवरकमिंग कंपटीशन। जो भी कंपटीशन है उसको दूर करने के लिए मैनेजमेंट बहुत अच्छा टूल है। मान के चलिए 2 फर्म्स है, एक मैनेज कर रही है, दूसरी मैनेज नहीं कर रही, कौन सी सक्सेसफुल होगी लॉन्ग टर्म में? जो मैनेज कर रही है। तो जो फर्म मैनेज करेगी कंपटीशन वो बीट कर पाएगी, मार्केट में वो सरवाइव कर पाएगी, सक्सेस उसी को मिलेगी। हो रहा है बच्चों क्लियर? सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो कंपनी मैनेजमेंट की हेल्प लेगी वो अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज कर पाएगी। हाँ बोलो, ना बोलो, समझ में आ रहा है? यस और नो कमेंट करके बताइएगा। इनोवेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। भैया जब तक ऑर्गेनाइजेशन में जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो इनोवेट नहीं करेगा और वो इनोवेशन को एप्लीकेशन मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, जब तक सक्सेसफुल नहीं बन सकता। तो एक मैनेजर को नए नए तरकीब सोचनी पड़ेगी, प्रोडक्ट बनाने से लेकर लोगों को मैनेज करने की, सब कुछ इनोवेट करना पड़ेगा। एक एक चीज़ करते रहने से बोरियत हो जाती है, चाहे से वो प्रोडक्ट में हो, चाहे से वो ह्यूमन बीइंग में हो। देयरफॉर ही और शी नीड्स टू कीप इनोवेटिंग विद इट्स आइडियाज, विद इट्स द आइडियोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट दैट ही इज मेकिंग और समथिंग एल्स, राइट। एप्लीकेबिलिटी होता है जो सोचा है उसको इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चा लोगों? फोर्थ में बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अनलेस एंड अनटिल आप ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर रहे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। 3 स्टेजेस होती हैं, सर्वाइवल,
प्रॉफिट और ग्रोथ, सबसे पहले सर्वाइव करती है ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रॉफिट कमाती है और फिर कहीं ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है। देयरफॉर मैनेजमेंट इज द एसेंशियल टूल इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। यस और नो? हो रहा है बच्चों क्लियर? देखिए जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ सिर्फ वही लिखने, अगर वो लिख दोगे तो बेड़ा पार लग जाएगा आपका, पूरे मार्क्स आ जाएंगे आपके। अतरंगी सतरंगी पॉइंट बना के लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? राइट। अगर आप मेरे नोट्स में से पढ़ेंगे तो फिर और कुछ करने की ही जरूरत नहीं है। इसलिए अगर चाहिए तो प्लीज बच्चा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, अगर आपको मैनेजमेंट कर रहे हैं, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री का, बिजनेस का, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? देखिए जो कंपनी अच्छे से इफेक्टिवली मैनेज होगी वो प्रॉफिट कमाएगी तो अपनी प्रॉफिट का एक सर्टेन परसेंटेज गवर्नमेंट को भी तो देगी टैक्स के रूप में। तो गवर्नमेंट को जब पैसे मिलेंगे, गवर्नमेंट के पास जब पैसा आएगा, कैपिटल फॉर्म होगा, तो वो कैपिटल अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में ही तो लगाएगी गवर्नमेंट। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है अच्छे से इंडस्ट्रीज या बिजनेस को मैनेज करने से। द बेटर यू मैनेज योर कंपनी और एन इंडस्ट्री दैट यू आर ओनिंग, द बेटर इट विल बी फॉर द नेशन इटसेल्फ ऑल्सो। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। अब ये इंटरेस्ट ग्रुप कौन है? वही लोग जो कंपनी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। उन सबको फायदा होता है अगर बेटर तरीके से मैनेज होता है, क्योंकि उन सब की हेल्प चाहिए आपको इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली रन एन एंटरप्राइज और द बिजनेस। राइट। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपको सबसे बना के रखनी पड़ेगी, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो कस्टमर्स हो, सप्लायर्स हो, क्रेडिटर्स हो, XYZ, इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों लोगों से वो कहलाते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप मतलब वो लोग, कोई भी लोग, ऐसे लोग जिनका आपकी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं या आपकी कंपनी में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको खुश रखना ज़रूरी है। ये इंपॉर्टेंस का पार्ट है। अगर मैनेज अच्छे से होगी कंपनी तो वो भी खुश रहेंगे, वो खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, आप खुश रहेंगे तो वो खुश रहेंगे, वो खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे। ज़्यादा खुश हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मतलब सोसाइटी के मेंबर खुश रहेंगे क्योंकि आप सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहे हो, उनको अच्छी चीज़ें दे रहे हो, सही टाइम पे चीज़ें सप्लाई कर रहे हो, रीजनेबल प्राइस लगा रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, डोनेशन करो, सारी चीज़ें ठीक कर रहे हो। तो इससे होगा क्या? एक वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? प्रॉफिट कमाएगी तो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो कि सोसाइटी का मेंबर है, उनको सही पैसा दे पाएगी, सही टाइम पे पैसा दे पाएगी, और वो लोग जाके अपनी फैमिली की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर पाएंगे सही पैसों से जो उनको मिला है कहीं पर वर्क करने से। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये था आज का पॉइंट नंबर 7 ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ तक क्लियर हो रहा है या नहीं? आई होप सो। आज के जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं क्विकली आप रिवाइज करोगे। इसको लंबा मैं यही टॉपिक को कराने में 1.5 घंटा लगा सकता था, लेकिन टाइम आपका भी कीमती है और मेरा तो बचपन से ही कीमती है। राइट। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट पढ़ाना है। एक एक चीज़ देखो, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट का जो मतलब है वो समझो और शुरू की 1 या 2 लाइनें रट लो। अगर याद नहीं हो रही तो रट लो, उसके अंदर का कुछ भी लिख के आ जाओ। वापस बोल रहा हूँ, राइट। हेडिंग सेम एज इट इज़, जो मैं यूज़ में ले रहा हूँ या जो आपकी बुक में लिखी हुई है, सेम एज इट इज़ आपको यूज़ में लेनी है, उसमें फेरबदल नहीं करना है। आई रिपीट, हेडिंग में फेरबदल नहीं करना है, अतरंगी सतरंगी अपने मन से हेडिंग नहीं बनानी है, और यही लिख के आएंगे तो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 90% ऑफ द टीचर्स, 90% ऑफ द बोर्ड टीचर्स दैट चेकिंग योर कॉपीज, वो सिर्फ हेडिंग देख के चेक करने वाले हैं। और इस बार इतना टाइम नहीं है एक एक लाइन पढ़ के चेक करने का, क्योंकि जितने भी और सब्जेक्ट है जिनके एग्जामिनेशन हो चुके हैं उनकी कॉपीज चेक हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ बचेगी BST के, जो उनको 1 हफ्ते के अंदर अंदर चेक करके देनी है। इसलिए बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। पेज भर भर के लिखना है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, और आराम से 75 अबव तो आप मक्खन की तरह ले जाओगे। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करूँ पसंद आया होगा। ये वीडियो आग की तरह फैला दो हर वो बच्चे के पास, एटलीस्ट जितने भी आपके क्लासमेट हैं। पहले ही बता रहा हूँ मैं, जलन भावना नहीं करनी है, सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए। एकजुट होकर करेंगे भाई। अगर आपके 80 आउट ऑफ 80 आ गए, आपके फ्रेंड के आ गए, तो इसमें जलने की क्या बात है। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये हर क्लासमेट तक पहुंचा दो। जितने लाइक्स आएंगे, जितने शेयर होंगे ये वीडियो, उतना ज़्यादा मैं कंटेंट आपके लिए और लाऊंगा इन 10 से 15 दिनों में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा टारगेट रहेगा अपना 80 आउट ऑफ 80। हर पर्सन के साथ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल, और
बहुत ही जल्द 10 से 15 दिन में हम पूरा कोर्स कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और आपका 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट जो है वो पूरा हम करेंगे, राइट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज सुनील साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।